अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सम स्पेशलाइज्ड एरियाज़ ऑफ मोटर कंट्रोल फाउंड इन द ह्यूमन कॉर्टेक्स। हमारे मोटर कॉर्टेक्स में कुछ ऐसे एरियाज़ पड़े होते हैं स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना, बहुत बड़ा फंक्शन जो है ना, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है ना ये 4 एरियाज़ हैं। ये चारों एरियाज जो है ना प्री मोटर एरिया में पड़े होते हैं। ठीक है, प्री मोटर एरिया यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, इसके आगे प्राइमरी के 1 to 2 सेंटीमीटर आगे पड़ा होता है। अच्छा जी, उसमें पहला ब्रोकाज एरिया, जो ब्रोकाज एरिया है इसको हम मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं। इनका डिटेल में हमने पढ़ना है आगे चैप्टर में 58 में इंशाल्लाह। 58 में शायद, हाँ 58 में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकाज एरिया। वहाँ से जो है ना वहाँ से भी मैं करा दूँगी, यहाँ से भी कर लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से भी देख लेना है और वहाँ से भी देख लेना लाजमी। तो ब्रोकाज एरिया क्या होता है? ब्रोकाज एरिया को वर्ड फॉर्मेशन एरिया भी कहते हैं। वर्ड फॉर्मेशन एरिया ये कि हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना या कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो ये जो लफ्ज़ निकलते हैं हमारे मुंह से ना, ये हमारे इस मोटर स्पीच एरिया का काम होता है, ब्रोकाज एरिया का। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ा होता है? लोकेशन इसकी बताई हुई है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बिल्कुल आगे जो है ना, इमीडिएटली अबव द सैल्मन फिशर। सैल्मन फिशर हमने यहीं पे पढ़ा था ना, कि नीचे सैल्मन फिशर होता है, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है। तो इसके बिल्कुल जो है ना आगे पड़ा होता है ये ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया, इसमें अगर हम इसको जो है ना डैमेज कर दें, सपोज़ किसी कोई हमें मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज़ खुदा ना खास्ता उसमें ना डैमेज हो गया, तो इस वजह से क्या होगा कि बंदा वोकलाइज नहीं कर सकेगा, वोकलाइजेशन उसकी नहीं होगी। मतलब जैसे वो ना बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, वो ऐसे ऐसे बोलेगा। ठीक है, बिल्कुल ही वर्ड्स इमिट नहीं कर सकेगा। उसको पता होगा कि मैंने ये बोलना है, वो सुन भी लेगा, देख भी लेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा। बिल्कुल उसका मुंह बंद हो जाएगा, ऐसे समझे ताला लग नहीं जाता, जैसे ताला लगा लो मुंह को, तो वही बात होगी कि जो है ना बिल्कुल ही नहीं बोल सकेगा। unable to emit the it is but make impossible for the person to speak whole words। ठीक है, पूरे वर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, गुनगुन करता रहता है। ठीक है, rather than uncoordinated utterances, या फिर such as no और yes। अब एक और बात यहाँ पे बताई हुई कि जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी मसल्स को जो कंट्रोल कर रहा होता है हमारा कॉर्टेक्स का एरिया, वो भी इसके साथ ही स्टिमुलेट होता है। तो मतलब जो स्पीच के मसल्स हैं और रेस्पिरेशन, वो तकरीबन साथ में काम कर रहे होते हैं। नहीं सॉरी, साथ में स्टिमुलेट होते हैं ये एरियाज। तो इस तरह जो कहते हैं कि स्पीच मसल्स को जो है ना वो करने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रीमोटर की एक्टिविटीज़ हैं वो कम्प्लेक्स हैं। इसके बाद है वॉलंटरी आई मूवमेंट फील्ड। वॉलंटरी मतलब जानबूझ के, आई मूवमेंट फील्ड। फील्ड मतलब एक एरिया है जहाँ तक हमारी आंख देख सकती है। ठीक है, तो ये एरिया जो है ना प्री मोटर एरिया में ब्रोकाज एरिया से ऊपर पड़ा होता है। देखिए, ये ब्रोकाज एरिया वर्ड फॉर्मेशन है, उससे ऊपर जो है कॉन्ट्रालेटरल आई मूवमेंट्स वाला एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एरिया हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है आईज़ की। जैसे मुझे कोई बुलाता है ना कि सहरीश, जैसे साइमा अक्सर बुलाती है मुझे सहरीश, तो मैं इधर देखती हूँ सर फेर के उसकी तरफ आंखें करके, तो मुझे पता है कि वो फजूल बातें करते, तो फिर मैं दोबारा अपने काम की तरफ रखती हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। ठीक है, मतलब मैं दोबारा आइज़ अपनी बुक की तरफ कर लेती हूँ। तो जो है ना ये वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो है ना हम अगर इसको डैमेज कर दें, अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसकी वजह से आइज़ लॉक हो जाएंगी, मतलब एक ही जगह पे हम देख के बैठे रहेंगे। जैसे अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं ना ख्यालों में ऐसे खोई होती है, तो एक ही जगह पे मेरी आँख जो है ना जम जाती है। तो मेरा डिजीज़ वाला तो नहीं है, बात मेरी नॉर्मल ही होती है, लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होता है कि एक ही जगह पे फिक्स हो जाती है आइज़, वो वॉलंटरली मूव नहीं कर सकते, लॉक हो जाती है। इसके बाद है जो ना हेड रोटेशन एरिया। हेड रोटेशन एरिया इससे ऊपर पड़ा होता है, इस आई मूवमेंट फील्ड वाला एरिया से ऊपर पड़ा होता है हेड रोटेशन वाला एरिया। हेड रोटेशन एरिया ये है कि जब हम आँख को मूव करते हैं तो उसके साथ हमारा सर भी मूव करता है। ठीक है, तो ये हेड के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब जो है ना ये डैमेज हो जाएगा तो हम अपने सर को जो है ना आँख के साथ मूव नहीं कर सकेंगे। इसके बाद है एरिया फॉर हैंड स्किल्स। ये भी प्री मोटर एरिया में पड़ा होता है हमारे जो है ना इस हेड रोटेशन एरिया से ऊपर हैंड स्किल्स के लिए। मतलब जैसे हमारी राइटिंग होगी, एक स्किल्ड मूवमेंट है हाथ की, इसके अलावा हाथ की जो स्किल्स होती हैं उसके लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर हम इसको डैमेज कर दें, इसका डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से मोटर एप्रेक्सिया हो जाता है। ठीक है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मोटर एप्रेक्सिया। मोटर एप्रेक्सिया ये होता है कि इसमें अनकोऑर्डिनेटेड एंड नॉन पर्पसफुल मूवमेंट होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कौन सी होती है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ये होती है कि मतलब
हम कोई भी काम करें ना तो वो बिल्कुल ठीक ठीक करें, ठीक है, उसमें गड़बड़ ना हो। ऐसे सपोज़ अब मैं आपको जो है ना चलने की कोऑर्डिनेशन बताऊं, तो हम जो चलते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि हम लम्हे ब लम्हे हम लुढ़कते हैं, इधर लुढ़क पड़ते हैं इधर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ना एक सही सही बिल्कुल हमारा जो वो होता है पॉस्चर होता है उसी को लेकर हम चलते हैं। तो इसमें क्या हो गया जाएगा कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, इस तरह हैंड की मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। और नॉन पर्पसफुल मूवमेंट्स होती है, कोई काम भी नहीं होता, ऐसे हिलता रहेगा हैंड, इसको हम कहते हैं मोटर एप्रेक्सिया। आगे है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स टू द मसल्स। जो मोटर सिग्नल्स जाते हैं हमारे, मैंने बताया था कि जो वॉलंटरी मूवमेंट्स इनिशिएट कराने के लिए सिग्नल्स हमारे कॉर्टेक्स से जाते हैं मसल्स के पास। तो कॉर्टेक्स से मसल्स के पास हमने देखे थे दो पाथवेज थे, कि एक जो है ना या तो ये होता है कि डायरेक्टली जो है ना मोटर कॉर्टेक्स से उसे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाए और वहाँ से मसल्स के पास चले जाएं, या फिर ये होता है कि जो है ना इनडायरेक्टली सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया शैंग्लिया में जाके जो है ना फिर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास जाए। तो एक एक्सेसरी पाथवेज और एक मेन पाथवे है जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और जो एक्सेसरी पाथवेज है वो इनके थ्रू होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। जो ये है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये हमारी डिस्टल लिम्ब मूवमेंट, जितना ये हम पाँव हो गए या फिर हमारी ये उंगलियां हो गई, तो इनकी जो है ना डिस्टल मूवमेंट्स हमारी कराता है, और डिस्टल लिम्स की जो है ना हमारी फाइन मूवमेंट्स कराता है, फाइन एंड डिटेल मूवमेंट्स, ठीक है, स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स की, ठीक है। इसके बाद जो है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ इंशाल्लाह।